Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. We are again present on the same platform of the Live Physics VK channel. And the class 12 students, as you all know that we are dealing with the chapter named as the magnetism. So, in the recent year, means in this 2020 and 21 year, the present ongoing session, in this session due to this pandemic, some of the syllabus has been removed, as you all know that, and the syllabus which has been deleted from the physics has been already transferred or has been already discussed with you. And if I talk about the deleted portion, so from this chapter there is a very large amount of the content which has been deleted. इस chapter से कुछ ज़्यादा ही amount of content means ज़्यादा ही number of topics removed किए हैं. फर्स्ट टॉपिक वाज बार मैग्नेट, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो आपका रिमूव हुआ. बट द सेकंड वाज द अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग लास्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर में डिस्कस करके आए. दे आर द पार्ट ऑफ आवर लेक्चर और दे आर द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. टुडे व्हाट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, तो ये एक कंप्लीट टॉपिक है. बट इस कंप्लीट टॉपिक का 50% जो हमारा एक आखिरी टॉपिक है ना, तो जैसे मैंने आपके साथ फर्स्ट डे डिसाइड किया था कि मैग्नेटिज्म में तीन चीजें आप लोगों को स्टडी करना है. फर्स्ट इज द बार मैग्नेट, second is earth magnetism, means the magnetic behavior of the earth, and the last one is the magnetic materials. Okay, so bar magnet आपका completely removed हो गया, but earth magnetism as it is था. अब आया आपका magnetic materials का बात. अब magnetic materials एक तरीके से बोलो पूरा रिमूव नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पे इन द बोर्ड और वो जो डिलीटेड करिकुलम है सीबीएसई का, उसमें क्लियरली मेंशन है that what is thing is been removed, that means para, dia and ferro, mean these are the types of magnetic material जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा. इन तीनों टाइप्स को रिमूव कर दिया गया है विद दी एग्जांपल्स. तो ना ही आपसे ये तीनों टाइप के बारे में कुछ पूछा जाएगा, ना ही आपसे इनके कोई एग्जांपल्स पूछे जाएंगे. एंड द लास्ट में परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं वो भी रिमूव कर दिए हैं, और उनके फैक्टर्स यानी उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या फैक्टर्स यूज करेंगे वो भी रिमूव कर दिया गया. सो एक तरीके से कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के टाइप, क्लासिफिकेशन सब हटा दिए हैं. बट अभी भी एक ऐसा कंटेंट है जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिफाइन करने में आता है. दैट कंटेंट इज सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द मैग्नेटिक मटेरियल. अब इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वहां पे ये मेंशन नहीं है कि उन बेसिक टर्म्स को हटाया. जैसे अगर आप किसी चीज को पढ़ना चाहते हो, अगर आप ये जानना चाहते हो, आप किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी जानना चाहते हो, ओके ये मटेरियल कितना अच्छा कंडक्टर है, तो अगर हम ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीजों को पहले क्लियर करना पड़ेगा. लाइक हमें पोटेंशियल डिफरेंस को दिमाग में क्लियर करना पड़ेगा कि क्या होता है, हमें करंट मालूम होना चाहिए, हमें रेजिस्टेंस की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए, हमें रेजिस्टिविटी का मतलब मालूम होना चाहिए कि वो क्या है, किस पे डिपेंड करती है. जब आप ये सारी बेसिक टर्म्स को अगर क्लियर करते हो, तब आप उस मटेरियल या उस कंडक्टर को या उस आइटम को आप स्टडी कर सकते हो. तो यहां पे भी ऐसा ही होता है कि अगर हमें मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ने हैं, यानी एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट बन सकता है. जैसे मैं बार बार इस वर्ड को यूज कर रहा हूं मैग्नेटिक मटेरियल, तो मैं एक बार इसे क्लियर कर देता हूं कि ये है क्या. मैग्नेटिक मटेरियल्स मींस दीज आर दोज materials which can show magnetic properties when they are placed in external magnetic field. तो बार बार इस वर्ड के बारे में बात की जा रही है और मैं भी बोल रहा हूं, तो पहले इस वर्ड को ही क्लियर करते हैं, फिर ये क्लियर करेंगे कि क्या करना है. तो वो मटेरियल्स जिसे आप किसी दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड, किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप उन्हें रखते हैं, तो वो मटेरियल भी खुद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाना शुरू कर देते हैं. जैसे आपने कभी सोचा है कि जब एक आयरन नॉर्मली प्लेस रहता है
तो वो एक नॉर्मल मटेरियल है, उसके पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं शो कर रहा है। बट जैसे ही उस आयरन पीस को आप किसी मैग्नेट के पास लेके जाते हो, मैग्नेट के पास लेके जाने का मतलब उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप उसे रखते हैं, तो देखो आयरन अपने अंदर एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर लेके आता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ये अट्रैक्शन और रिपल्शन तभी हो सकता है जब दोनों साइड से मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाई जाए, जब दो मैग्नेटिक फील्ड एक ही जगह पे हो। यही तो होता है, चाहे वो चार्ज के मोशन की वजह से हो, चाहे वो करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखना हो, चाहे वो आयरन को मैग्नेट में रखना हो। तो इस बार जो टॉपिक है वो ये कि किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होता है। तो मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से, तो मैं ये नहीं कहता सब मटेरियल ऐसा करते हैं, बट कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको अगर हम किसी दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो खुद भी मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाना शुरू कर देते हैं, यानी खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। एंड सच टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक मटेरियल्स। यानी आज के लेक्चर में हम इन्हीं टाइप के मटेरियल्स की बात करेंगे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, बट ऐसे नहीं कि रैंडमली रखे हुए हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे। वो अपनी प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब शो करेंगे? जब आप उसे किसी दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे। ओके, इन्हीं टाइप्स के मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। ओके, इन मटेरियल्स को जब आगे स्टडी किया गया तो इन मटेरियल्स को तीन क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर। वो हमारे सिलेबस से हट गया, बट मैं आपके साथ बाय द एंड ऑफ द लेक्चर उसका ओवरव्यू पक्का डिस्कस करूंगा। तो वो तीन क्लासिफिकेशन है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, नाम को सुनना, डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एंड द लास्ट वन इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, कैसे क्लासिफाई हुए, इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपसे बाद में बात करूंगा, बट क्लासिफिकेशन हुई और कुछ पैरा की तरह कैटेगरी में गए, कुछ डाया में, कुछ फेरो में, बट तीनों ही मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी तीनों ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ओके, कोई ऐसा मटेरियल आपके सराउंडिंग में हो जिसे आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो बट वो नहीं दिखाता हो, जैसे आपने वुड ले लिया, लकड़ी को लिया, प्लास्टिक लिया, कोई पीवीसी पाइप ली या कुछ भी, उसे मैग्नेट में रखा तो कुछ नहीं हुआ, तो वो हमारी इस कैटेगरी में नहीं होगा, उसे आज हम लोग बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, कैसे है, अगर उसे एनालाइज करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आप लोगों को पहले क्लियर करनी पड़ेगी। और ये जो बेसिक टर्म्स है ये सीबीएसई में इंक्लूडेड है, इनके बारे में कोई एक्सक्लूजन नहीं लिखा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बेसिक टर्म्स और मैग्नेटिक मटेरियल की है। अगर यहाँ पे ये लिखा आता ना इन करिकुलम दैट मैग्नेटिक मटेरियल इज रिमूव्ड, कि मैग्नेटिक मटेरियल ही हटा दिया, तब तो हम कहते हैं सर जब मैग्नेटिक मटेरियल ही नहीं है तो बेसिक टर्म क्यों पढ़ना, हम लोग उसे वहीं पे लेफ्ट कर देते। बट उन्होंने ये नहीं कहा कि मैग्नेटिक मटेरियल हटाया, उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लिख के बोला कि पैरा, डाया, फेरो, क्लासिफिकेशन हटा दी, एग्जांपल्स हटा दिए, बट क्या पता उनकी बेसिक टर्म से रिलेटेड पूछा जा सकता है भाई, तो हम उसकी बेसिक टर्म्स को देखेंगे। तो अभी का जो टॉपिक है वो आपका सीबीएसई इंक्लूडेड है, तो मैं यहाँ पे प्लीज क्लियरली रेड पेन से, रेड मार्कर से आपको मेंशन कर रहा हूँ सीबीएसई में है ये। तो ये लेक्चर सीबीएसई है क्योंकि इस चैप्टर में कुछ हट रहा है, कुछ आ रहा है। क्योंकि अब से पहले वाले में क्या था, साइक्लोट्रॉन हट गया तो सबको क्लियर हो गया, साइक्लोट्रॉन नहीं है, एक टॉपिक नहीं है, काम खत्म। इससे पहले सीरीज पैरेलल या कार्बन रेजिस्टर की कलर कोडिंग नहीं है, वो क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में सर्कुलर रिंग यानी गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन वो नहीं है, वो हट गया। बट अभी क्या हो रहा है कि कुछ टॉपिक आ रहे हैं, फिर हट रहे हैं, फिर तो इस वाले चैप्टर में टॉपिक्स का जो रिमूवल है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए संभल के देखना। तो ये है हमारा, तो आई थिंक हमारी पहली डेफिनेशन होगी मैग्नेटिक मटेरियल्स। चलिए अब आपको इस मैग्नेटिक मटेरियल की बेसिक टर्म्स सिखाने के साथ साथ इसका काम करने का तरीका भी दिखाता हूं और इसे एक स्टोरी की तरह समझते हैं। हाउ वुड वी टेक, वी वुड टेक दिस एज अ स्टोरी। तो मैं आपको एक स्टोरी की तरह लेके आता हूं। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है। आप देखो समझ जाना, जो टर्म मैं आपको क्लियर करके डिफाइन कर दूं प्लीज उस टर्म को अपने दिमाग में रखिए। So what we have a magnetic material। हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेट की तरह बिहेव
कर सकता है, बट कब करेगा? जब आप उसे किसी दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बना रहा हूं, it is not the magnetic field of this material. It is what? It is the external source of magnetic field. ये आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और जब आपने इस मटेरियल को, किस मटेरियल को? एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो जब आपने इस मटेरियल को किसी दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये मटेरियल अब क्या बन सकता है? मैग्नेट बन जाएगा, यानी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। देखो कुछ टर्म्स ही सीखनी है, तो आप एक तरीके से अपना हेडिंग या अपना कॉन्सेप्ट ये लेके चल सकते हो। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? व्हाट वी आर स्टार्टिंग? वी आर स्टार्टिंग सम बेसिक टर्म्स। कुछ बेसिक टर्म्स को ही पढ़ेंगे, छोटी छोटी डेफिनेशंस को ही पढ़ेंगे, ताकि हम मैग्नेटिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर करें। तो आपकी पहली इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट इज दैट? मैग्नेटाइजेशन। सो व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन? It is the phenomena or the process of converting any magnetic material, एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। देखो अभी नहीं है, बट कब बिहेव करेगा? जब आप इसे एक्सटर्नल में रखेंगे। सो it is a process of converting any magnetic material into magnet. So किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, एक मटेरियल है, सिंपल है, बट जब मैं इसके साथ एक वर्ड यूज कर रहा हूं ना, मैग्नेटिक मटेरियल, तो प्लीज क्लियर कीजिए, मैग्नेटिक मटेरियल का ये मतलब नहीं है कि उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फ्यूचर में शो कर सकता है। If we provide the suitable condition, अगर हम लोग इसे suitable conditions दें, हालात दें जिसकी इसको जरूरत है, अगर वो कंडीशन प्रोवाइड करें तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। और अगर ऐसा है तो उस प्रोसेस को आप क्या बुलाएंगे? You will call that process as a magnetization. Done है? So this process is called as magnetization. Now your second term is magnetizing field. Magnetizing field, and its symbol is B0. Okay, so process का नाम magnetization, and magnetizing field क्या है? इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आप कहीं और से लेके आए, कहीं से भी लेके आए, बट वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर दे? मैग्नेट में कन्वर्ट कर दे। और उस प्रोसेस को क्या बुलाएंगे जिसमें आप मटेरियल को मैग्नेट में कन्वर्ट कर दो? मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है? इट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड which is responsible for magnetization of material. क्लियर हुआ ये? अब मैं देखो मैग्नेटाइजेशन वर्ड को डायरेक्टली यूज कर रहा हूं क्योंकि अब मैग्नेटाइजेशन क्लियर हो चुका है, यानी आप मैग्नेट को, मटेरियल को मैग्नेट में कन्वर्ट कर रहे हो, किसी भी, बट किसी भी का मतलब मैं उन मटेरियल्स की बात कर रहा हूं जो स्पेसिफिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, उनकी बात नहीं। यानी आपने देखो सीधी सी बात है, हमने क्या किया, हमारे सराउंडिंग में जितने भी मटेरियल्स थे, साइंटिस्ट ने उन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अब उनमें से बहुत सारे ऐसे मिले जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं, हाँ कुछ कम करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं, बट कर सकते हैं। पहले सवाल यही है कि कर रहे हैं, उनको एक अलग कैटेगरी बनाया और उस कैटेगरी का नाम दे दिया मैग्नेटिक मटेरियल। और कुछ ऐसे आए जिनको किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख लो, लाइक वुड, प्लास्टिक, पीवीसी और एनी अदर, उसे आप कहीं पर भी रख लीजिए, वो आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करके नहीं देगा। अब जो शो ही नहीं कर रहा है,
एक ऐसा मटेरियल जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से कुछ शो नहीं कर रहा है, आई थिंक उसको स्टडी करके तो कोई फायदा नहीं। तो हमने उन मटेरियल्स को अलग किया और उन्हें आउट ऑफ द क्लास भेज दो, अभी क्लास के बाहर। उन मटेरियल्स का हमें कोई काम ही नहीं है, हमें तो केवल उन मटेरियल्स का काम है जो शो कर सकते हैं। अभी कर नहीं रहे हैं बट फ्यूचर में कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? जब आप उसे किसी दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस प्रोसेस को क्या बुलाएंगे? मैग्नेटाइजेशन। और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो उनका मैग्नेटाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, व्हाट यू विल कॉल दैट मैग्नेटिक फील्ड? यू विल कॉल दैट एज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्लियर? नाउ अब बात सुनो, मैंने आपसे कहा कि हम लोग यहां पे कहीं से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेके आएंगे, तो जनरली हम लोग वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किससे लेते हैं वो आप देखिए प्लीज। जनरली वी टेक दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम दिस सेटअप। और ये सेटअप क्या है ये आप जानते हो, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये सेटअप क्या है? सॉलिनॉइड। तो हम लोग जनरली करते यही है, हम क्या करते हैं, एक नंबर ऑफ वाइंडिंग्स का लूप ले लेते हैं जिसे आप सॉलिनॉइड बुलाते हो। अब ये तो आप जानते हैं, हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में इस चीज को पढ़ चुके हैं कि सॉलिनॉइड के अंदर, ओके पहले भूल जाइए कोई मटेरियल है यहाँ पे, ओके मतलब आप भूल जाओ कि यहाँ पे कोई मटेरियल है, यहाँ पे कोई हमने मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, सीधा सा सॉलिनॉइड लिया। सो वी हैव टेकन जस्ट सिंपल सॉलिनॉइड जिसके अंदर कुछ नहीं है, ओनली एयर है। ओके अब ये तो हम जानते हैं कि आउटसाइड द सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज वीक एंड नॉन यूनिफॉर्म, ये तो हमें क्लियर है। एंड दैट्स व्हाई आउटसाइड द सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज नेग्लेक्टेड। तो कहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं सॉलिनॉइड की? अंदर। और इनसाइड दैट, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B is equal to mu naught small n I, where I represents the amount of current, n represents the number of turns per unit length, और mu naught से तो आप familiar हो, permeability। क्लियर है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? सॉलिनॉइड के अंदर। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी सॉलिनॉइड के अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया। ओके नाउ वी प्लेस, व्हाट वी प्लेस, हमने क्या रख दिया? हमने मैग्नेटिक मटेरियल को सॉलिनॉइड के अंदर रख दिया। अब देखो सॉलिनॉइड के अंदर क्या है? सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और वहीं पे आपने ये मटेरियल रख दिया। तो फॉर दिस मटेरियल, फॉर दिस मैग्नेटिक मटेरियल, ये जो सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सटर्नल की तरह काम करेगा। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये आपके मैग्नेटिक मटेरियल के लिए एक्सटर्नल का काम कर रही है ना। सॉलिनॉइड है और सॉलिनॉइड के अंदर मटेरियल रखा, तो जो सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट स्मॉल एन आई, दिस वुड एक्ट एज अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉर व्हाट? मटेरियल। और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल का क्या करेगा? मैग्नेटाइजेशन कर देगा। तो हम लोगों ने क्या तरीका अपनाया? व्हाट टेक्निक दैट वी हैव टेकन फ्रॉम हियर, जस्ट चेक दिस आउट। So what we have seen that कि हम लोग सॉलिनॉइड के अंदर मटेरियल को रख रहे हैं और जो सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है वो मटेरियल के लिए एक्सटर्नल हो गया। ध्यान से सुनिए, सॉलिनॉइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके मटेरियल के लिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जो कि उस मटेरियल का क्या करेगा? मैग्नेटाइजेशन। तो अगर मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो उस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वो मैग्नेटिक फील्ड जिससे उसका मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उसे हम क्या बुलाएंगे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग वो फील्ड जो मटेरियल को मैग्नेटाइज करे, उसे मैग्नेट बनाए, तो हम उसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड बुलाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास कौन है? B। तो हमारी मैग्नेटाइजिंग का सिंबल है म्यू नॉट, सॉरी B नॉट। तो हमारे लिए मैग्नेटाइजिंग का फॉर्मूला क्या बन गया? म्यू नॉट स्मॉल एन आई, क्योंकि हम लोगों ने सॉलिनॉइड को एज अ एक्सटर्नल सोर्स यूज किया है यहाँ पे, और जनरली हम लोग ऐसे ही करते हैं। क्लियर दैट पार्ट? चलिए और टर्म्स को देखते हैं, फिर लास्ट में आपको सारी स्टोरी एक साथ क्लियर होगी। द नेक्स्ट टर्म इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड and its symbol is capital H। ओके सो सीधी सी बात है, ये जो फील्ड है
ये जो सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर है उसके, जो कि स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म रहती है, वही हमारे लिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड है यहाँ पे। और अब हमें इस फील्ड की इंटेंसिटी पता लगानी है। तो बेसिकली पहले डिफाइन करते हैं। तो इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ, एबिलिटी। सो व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड? इट इज द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, it is the ability of magnetizing field to magnetize any material, किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की जो एबिलिटी है। तो किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कौन कर रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड उसे मैग्नेट बना रही है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की उसी एबिलिटी को हम लोग क्या बुलाएंगे? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एंड numerically H is equal to product of N and R. So numerically intensity of magnetizing field की intensity, it is numerically equal to the product of what? Product of number of turns per unit length and the current flowing through that conductor, means that solenoid. क्यों? क्योंकि देखो ये वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ये वो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड है जो मटेरियल को मैग्नेट बनाएगी। तो सीधी सी बात है, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बाहर से आएगा, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, वो मटेरियल को उतना ही बेस्ट और उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएगी। अब सीधी सी बात है, इस बी नॉट का वैल्यू डिसाइड करेगा कि मटेरियल का कितना अच्छा मैग्नेटाइजेशन हुआ है। तो देखो अब मैं बातें आपसे टर्म्स में बात करूंगा, जो जो टर्म हम लोग डिफाइन करते जाएंगे हम टॉप उसी टर्म्स में बात करेंगे। तो जितना ज्यादा बी नॉट होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा, मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन उतना ही अच्छा होगा। तो इसका मतलब बी नॉट हाई होना जरूरी है, बी नॉट की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब अब देखते हैं कि बी नॉट किस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर इज परमिएबिलिटी, यानी म्यू नॉट। अब एयर में परमिएबिलिटी की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट है, तो वो तो हम बदल नहीं सकते। अब हमारे हाथ में क्या है जो हम चेंज कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग स्मॉल एन, वेयर स्मॉल एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम लोग इस सोलिनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर बहुत ज्यादा ले लें तो हमारी बी नॉट की वैल्यू बढ़ सकती है। सेकेंड टर्म जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, आई मींस द करंट। यानी यही दो वो चीजें हैं जो बी नॉट की वैल्यू को डिसाइड करेगा। यानी एक तरीके से यही वो फैक्टर है जो इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएगा। तो इन्हीं फैक्टर को ही हम लोग क्या बुलाते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इसलिए हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया? म्यू नॉट इंटू एच। ओके, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज इक्वल टू परमिएबिलिटी इनटू उसकी इंटेंसिटी क्या है। क्लियर? तो देखो हमने अब तक स्टोरी में हमारे क्या हुआ कि हमने एक सोलिनॉइड लिया जिसके पास अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड थी। उस सोलिनॉइड के अंदर हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखा और अब वो सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो मटेरियल के लिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गई, यानी वो फील्ड जो उसका मैग्नेटाइजेशन करे। तो हमने वो फील्ड भी पता लगा ली और उस फील्ड की इंटेंसिटी को भी देख लिया और उसके बाद हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड का एक नया फॉर्मूला है। अब इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी इस फील्ड को देने से, इस मैग्नेटिक फील्ड को देने से मटेरियल का क्या हो गया? मैग्नेटाइजेशन हो गया, यानी मटेरियल मैग्नेट बन चुका है। तो अब मैग्नेट बन गया है तो डेफिनेटली उसके पास खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अब आ जाइए, हमारा नेक्स्ट टर्म is magnetic induction, Bm। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। यानी अब हम उस मैग्नेटिक फील्ड का बात करेंगे जो वो मटेरियल देगा हमें। तो देखो अब हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। पहली जो हम दे रहे थे बाय यूजिंग दी सोलिनॉइड, बट दूसरी मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगी? ध्यान से सुनना। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने सोलिनॉइड से मटेरियल को प्रोवाइड की एक्सटर्नल के रूप में, तो डेफिनेटली इसकी वजह से मटेरियल अब क्या बन चुका है? मैग्नेट। नाउ द मटेरियल इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। और अगर मटेरियल मैग्नेट है तो डेफिनेटली अब उसके पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है वो, क्योंकि वो मैग्नेट है।
तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या बुलाएंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो डेफिनेशन, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल ने कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया, उसे ही आप लोग क्या बुलाएंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन। और यही मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट इंटू एम। ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट। अब देखो, ये वो मैग्नेटिक फील्ड थी जो हम लोगों ने बनाई। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक जनरल फॉर्मूला बना क्या, परमिएबिलिटी इनटू उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी क्या थी, भाई जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसकी। अब सीधी सी बात है, अब हम बात कर रहे हैं उस मैग्नेटिक फील्ड की जो इंड्यूस हुई है, जो प्रोड्यूस हुई है। तो उसके लिए भी मैथमेटिकल फॉर्मूला ऐसा ही जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू परमिएबिलिटी इनटू इंटेंसिटी। सीधी सी बात है, परमिएबिलिटी इनटू इंटेंसिटी। बट यहां पे इंटेंसिटी किसकी थी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की। तो ये हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी। बट ये हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं है, ये हमारी वो मैग्नेटिक फील्ड है जो बनी है अभी मटेरियल के मैग्नेट बनने के बाद। तो इसलिए इस m को हम क्या डिफाइन करेंगे, वी विल डिफाइन एज, सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसे आप लोग क्या बुलाएंगे, आप इसे बुलाएंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्योंकि मैग्नेटाइजेशन हुआ तभी तो ये बनी, मतलब मटेरियल मैग्नेट में बना तभी तो मटेरियल के पास Bm आया। तो वही वाली बात है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू परमिएबिलिटी इनटू इंटेंसिटी। पर जब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजिंग वाली थी, बनाने वाली थी, तो इंटेंसिटी भी उसी की आई। बट ये मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाली नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद जो आई है वो है, ये वो इंड्यूस वाली है जो प्रोड्यूस हुई है। तो इंटेंसिटी भी उसकी ही आई। क्लियर दैट पॉइंट। तो अब आप बताइए, आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, बोलो। अब आपके पास कितनी नेट मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, इस इलाके में, ये जो इलाका है ना, इसमें कितनी है। तो सीधी सी बात है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, ये तो हमने प्रोवाइड करवाई, ठीक है, प्लस में Bm जो वो मटेरियल ने मैग्नेट बनने के बाद प्रोड्यूस की। तो अब हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई, बी नॉट प्लस Bm। क्लियर हुआ। ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो हम दे रहे हैं, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड देने की वजह से मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो मटेरियल Bm यानी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, बट वो भी जो इंड्यूस हुई है तो वो बना रहा है। तो यानी अब आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एक जो हम दे रहे हैं बी नॉट, ये वाला बी नॉट, ठीक है, एक जो वो मटेरियल बना रहा है Bm। तो ऑब्वियस सी बात है, सोलेनॉइड के अंदर अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, दो। एक तो सोलेनॉइड की खुद की, और एक जिसकी वजह से, यानी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मटेरियल मैग्नेट बना है, तो वो मटेरियल भी दिखाएगा। तो अब आपके पास दोनों हो गई है। और अगर अब आपके पास दोनों हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट क्या था, परमिएबिलिटी इनटू मैग्नेटाइजिंग की इंटेंसिटी प्लस परमिएबिलिटी इनटू मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी, और क्या कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला H प्लस M। क्लियर है। हाँ, इस M को अभी हम लोग और डिफाइन करेंगे, वेल डिफाइन करेंगे, ताकि आपको और क्लियर हो सके। सो टिल देन स्टोरी समझ में आया कि हमने एक सोलेनॉइड लिया, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी म्यू नॉट N। उसी सोलेनॉइड में हमने एक मटेरियल को रखा। कैसे मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल को, एक ऐसा मटेरियल जो फ्यूचर में आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। और जैसे ही हमने रखा था, पहले तो हमने उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड को पढ़ा कि भाई ये वो फील्ड है जो आपके मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन करेगी, और इस फील्ड की अपनी एक इंटेंसिटी है, यानी एक ऐसा फैक्टर है जिस पे ये फील्ड डिपेंड करेगा, वो H, जो कि प्रोडक्ट ऑफ N और I है। तो ये हमारे लिए मैग्नेटाइजिंग का नया फॉर्मूला बना। अब अगर ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है तो ये मटेरियल का क्या करेगी, मैग्नेटाइजेशन करेगी। और अगर मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन करेगी तो मटेरियल में खुद एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जिसे हम मैग्नेटिक इंडक्शन बुलाएंगे। इंडक्शन मतलब प्रोडक्शन,
और उसका फॉर्मूला लगभग कुछ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि प्रोवाइड कर देखो जो भी फॉर्मूलेज हम बनाते हैं चाहे वो किसी भी फैक्टर से हो, वो कहीं ना कहीं एक ही वैरायटी में चलते जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले हो या कुछ और हो, जैसे आप लोगों ने बायट-सैविट्ज से शुरू किया था, तो बायट-सैविट्ज में हमें मैग्नेटिक फील्ड परमिएबिलिटी के साथ डायरेक्टली मिली। अब चाहे आप उसे अलग-अलग केसेस के लिए पढ़े, लाइक स्ट्रेट वायर के लिए पढ़े, इनफाइनाइट, फाइनाइट, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, एक्सिस पे पढ़े, थिक वायर के इनसाइड, मतलब आप कहीं पर भी पढ़िए, आपके साथ परमिएबिलिटी का एक फैक्टर, एक पैटर्न बन जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड इसी पैटर्न में और इसी तरीके से डिपेंडेंस होती हुई आएगी, यानी सेपरेशन के साथ इनवर्सली रहेगी, करंट के साथ डायरेक्टली रहेगी, परमिएबिलिटी के साथ डायरेक्टली, तो एक फैक्टर बन गया ना एक, क्योंकि वही फैक्टर है, वही चीज है, बट वो वेरी कर रही है केस टू केस, बट उसका बनने का तरीका वैसा ही होगा। सेम यहाँ पे कि हमने जो प्रोवाइड की उसका बनने का तरीका था परमिएबिलिटी इनटू उसकी इंटेंसिटी, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी तो इंटेंसिटी भी मैग्नेटाइजिंग, बट ये वो फील्ड है जो बाद में बनी है मैग्नेटाइजेशन के बाद, तो इसका भी वेरिएशन या इसका भी बनने का तरीका लगभग वैसा ही होना चाहिए, मतलब फॉर्मूले का जो तरीका है परमिएबिलिटी इनटू इंटेंसिटी। बट सवाल इस बार है किसकी इंटेंसिटी, क्या मैग्नेटाइजिंग की? नो, ये मैग्नेटाइजिंग की इंटेंसिटी नहीं है, ये मैग्नेटाइजेशन की है कि कितना बना है। और अब अगर हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड है तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब इस इंटेंसिटी को और डिफाइन करते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज सारी डेफिनेशंस को नोट डाउन करेंगे। नाउ अब आ जाते हैं हमारी टर्म्स पे, तो एक बार प्लीज ये सारे फॉर्मूले अपने दिमाग में रखिए क्योंकि हम इस स्टोरी को और भी बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इस m को ही डिफाइन कर लेते हैं, तो लेट्स मेक द डेफिनेशन नेक्स्ट इज intensity of magnetization, intensity of magnetization, symbol either capital M और sometimes capital I भी आ जाता है, कुछ बुक्स में capital I भी होता है और कुछ में capital M भी होता है। तो what is intensity of magnetization? Let us define. So सीधी सी बात है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसे हिंदी में थोड़ा सा कोशिश करते हैं। इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ, मतलब ताकत, किसकी? मैग्नेटाइजेशन की। मैग्नेटाइजेशन मतलब मटेरियल मैग्नेट बन गया, तो सीधी सी बात है क्या बन गया है? मैग्नेट। तो हमें उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ चाहिए, कौन से वाले मैग्नेट की? जो अभी हमने बनाया है, किसको यूज करके? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके, और उस एक्सटर्नल को क्या बुलाते हो? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो कहानी हमेशा ऐसे बोलनी है। तो अब सीधी सी बात है, हमें इंटेंसिटी चाहिए मैग्नेटाइजेशन की। मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेट की, और किसी भी मैग्नेट की, मैग्नेट है तो डेफिनेटली एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा, तो नॉर्थ और साउथ अगर हैं तो डेफिनेटली वो एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट की तरह। और अगर वो डायपोल है तो डायपोल की स्ट्रेंथ उसका कौन दिखाता है? डायपोल मोमेंट दिखाता है। तो इस तरीके से अगर मैं मैग्नेट की स्ट्रेंथ जानना चाहता हूं, और मैग्नेट मतलब बार मैग्नेट की तरह यानी डायपोल की तरह, मैग्नेटिक डायपोल ही हो गए, एक एंड नॉर्थ बनेगा, एक एंड साउथ बनेगा। और अगर ऐसा चाहता हूं मैं, तो मुझे उसके पोल की, मुझे उसके मैग्नेटिक मोमेंट की जरूरत पड़ेगी। सो व्हाट इज मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? It is defined as magnetic moment. Obvious बात है, मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर, क्योंकि अगर वो मैग्नेट बना है तो एक नॉर्थ होगा और एक साउथ पोल होगा, तो इसका मतलब वो तो बार मैग्नेट बोलो या फिर उसे मैग्नेटिक डायपोल बुलाइए, उसकी तरह बिहेव करेगा। सो व्हाट इज डिफाइंड एज? इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप मतलब कितना बना है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसकी यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट बना। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आइदर m और आइदर I, इट इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर विद द डेफिनेशन? क्लियर है सबको? ओके ओके, चलो इसको और भी डिफाइन कर देते हैं। सिंस मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पोल स्ट्रेंथ इनटू 2a। याद करो फर्स्ट लेक्चर, वहां पे मैंने आपको सिखाया था जैसे डायपोल मोमेंट होता है ना इलेक्ट्रिक का, चार्ज इनटू सेपरेशन 2a, वैसे ही हो गया। और वॉल्यूम का फॉर्मूला तो यार आप लोग जानते हैं,
वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, और हम लोग डायपोल की लेंथ 2a लेके चल रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पोल स्ट्रेंथ इनटू 2a डिवाइडेड बाय एरिया इनटू 2a, एंड 2a कैंसिल, तो हमारे पास यहां से मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला बना, qm, सॉरी हमारे पास यहां पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का क्या फॉर्मूला बना, qm बाय a। तो आई थिंक एक और डेफिनेशन बन सकती है क्या, इट मे ऑल्सो डिफाइन एज, इट मे ऑल्सो डिफाइन एज, qm का मतलब क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ डेवलप पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया में कितना पोल स्ट्रेंथ बना, पोल का स्ट्रेंथ कितना बना। डेफिनेटली ये तो आपको क्लियर है कि पोल का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, आइदर इट इज नॉर्थ और आइदर इट इज साउथ, जितना स्ट्रॉन्ग पोल होगा, मतलब पोल का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, मैग्नेट उतना ही स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है, और मैग्नेट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? सो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर? चलिए अब इसकी एसआई यूनिट पे बात कर लेते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट, क्योंकि इन पे छोटा छोटा काम होता है जहां पे, तो बताइए मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट की एसआई यूनिट हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर हम लोग ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। अगर किसी ने नहीं लिखा है फिर से लिख लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट की एसआई यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर से ये कैंसिल तो एक बचेगा, तो इसका एसआई यूनिट क्या हुआ, एम्पियर पर मीटर। याद रखिए। अब देखो यहां पे आप लोगों को कंफ्यूज और चीजें ज्यादा होंगी, क्या, देखो ध्यान से, मैं अगर आपको एक नोट बना के बोलूं ना एक तरीके से जहां पे कंफ्यूजन ज्यादा है, तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट, किसका, मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल क्या है, स्मॉल एम, मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल स्मॉल एम है। इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, मैग्नेटिक मोमेंट की एसआई यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर? फिर हमारे पास आता है पोल स्ट्रेंथ, इसकी एसआई यूनिट हम लोगों ने निकाली थी, नहीं तो आप यहां से बना सकते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या होती है, मीटर, डिवाइड में जाएगा तो इसकी एसआई यूनिट एम्पियर मीटर। और आज हम लोगों ने सीखा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कैपिटल एम लिखिए या कैपिटल आई, इसकी एसआई यूनिट क्या आई, एम्पियर पर मीटर। तो अब थोड़ा सा समझ, और आप शायद इसका डिफरेंस समझ पा रहे हैं। ये कंफ्यूजन डालता है आपके दिमाग में हमेशा, हमेशा यही आता है, इस बात को आपको समझ के रखना पड़ेगा। ओके, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका एम्पियर मीटर, और मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का एम्पियर पर मीटर। ये एक माइन्यूट सा पॉइंट है जहां पे हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम्पियर मीटर स्क्वायर था, पर मीटर था, या ऊपर में, मतलब मीटर की पावर क्या थी, ये कंफ्यूजन डालता है। और अगर आप यूनिट को क्लियर हैं तो मैं तो आपको हमेशा यही कहूंगा, इफ यू आर क्लियर इन द यूनिट डेफिनेटली यू आर 100% क्लियर वुड बी विद द डायमेंशन फॉर्मूला। अगर यूनिट क्लियर है तो डायमेंशन फॉर्मूला अपने आप क्लियर होगा। क्लियर हुआ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? सो यहां से आपने मटेरियल को मैग्नेट बना लिया। क्लियर? सो प्लीज इस टर्म को और इसकी ये भी मैं चाहता हूं आप लोग तीनों टर्म्स की ऐसा यूनिट वहीं पे लिख लें, मैग्नेटिक मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके, हाँ एक और इंटेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद है, H, एक और पढ़ गए हैं ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो H का फॉर्मूला क्या था, N into I। What is N stands for? N stands for number of turns per unit length, number of turns per unit length into I। तो अगर आप इसकी ऐसा यूनिट बनाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स की तो कुछ नहीं होगी, करंट एम्पियर, लेंथ की मीटर, तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या हुई, एम्पियर पर मीटर। बट आप चेक कर सकते हैं ये जो दो टर्म्स हैं, कैपिटल एम और कैपिटल एच, है तो दोनों इंटेंसिटी ही ना, दोनों ही क्या है, इंटेंसिटी। बस फर्क ये है, ये इंटेंसिटी है उस फील्ड का जो मैग्नेटाइज करेगा, और ये इंटेंसिटी है उस फील्ड का जो मैग्नेटाइजेशन के बाद बना है।
क्लियर है, बट दो तो है इंटेंसिटी, इसलिए दोनों की एसआई यूनिट सेम रहेगी। क्लियर, और आप चेक भी कर सकते हैं फॉर्मूले से। क्लियर, तो आई थिंक अब तक की स्टोरी क्लियर है। तो स्टोरी को अब तक मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं एक ही जगह पे। तो स्टोरी क्या है, सोलेनॉइड लिया, सोलेनॉइड के पास अपनी एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी म्यू नॉट एन आई, जिसका अपना एक इंटेंसिटी था H। तो ये वो फील्ड है जो हमने दी, किसको दी, मैग्नेटिक मटेरियल को दी। तो इस बार अब कहानी की समरी सुनो। समरी क्या कि हमने एक सोलेनॉइड लिया जिसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड थी, जिसे हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड बुलाएंगे। कौन सी फील्ड, फिर से लिख देता हूं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, इस फील्ड में हम लोग किसको रखेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे। और जब इस फील्ड में मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो उस मटेरियल का क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा। और मटेरियल का अगर मैग्नेटाइजेशन होगा तो उसके पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो कि कितनी होगी, म्यू नॉट इंटू एम के बराबर, जहां पे m का मतलब उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इस तरीके से हम किसी भी मटेरियल को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आई थिंक उसकी सारी टर्म्स क्लियर है। ओके, नाउ अब हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और बेसिक टर्म्स हैं जिनको अब हम लोग क्लियरली और बहुत जल्दी क्लियर कर लेंगे। तो चलिए, हमारी फर्स्ट टर्म स्टार्ट होती है परमिएबिलिटी से। सो व्हाट इज परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की बात कर रहा हूं, एयर का नहीं। So what is permeability? So it is defined as, अब definition ratio में चलेंगी, it is defined as the ratio of net magnetic field, net magnetic field, और याद है net magnetic field का क्या सिंबल दिया था, B, जो कि B नॉट प्लस Bm था। It is defined as the ratio of net magnetic field to the intensity of magnetizing field, to the intensity of magnetizing field। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी को किससे लिखते हैं, H से। तो हमारे पास परमिएबिलिटी मीडियम का फॉर्मूला क्या बनेगा, B/H। क्लियर विद द नेक्स्ट टर्म। तो अब हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है जो हम लोग रेशियोज में बनाते जाएंगे। क्लियर है, परमिएबिलिटी। चलिए, इसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म जो हम लोग यहां से वेल डिफाइन करेंगे, एंड दैट नेक्स्ट टर्म इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, जैसे हम लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा था, एफिशिएंट आर, रिमेंबर वहां पे, वैसे यहां पे म्यू आर। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या, वैसी डेफिनेशन है, it is defined as permeability in medium to the permeability in air। मीडियम टू द एयर का रेशियो को ही आप लोग क्या बुलाएंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी का एक्सप्रेशन, परमिएबिलिटी इन मीडियम टू द परमिएबिलिटी इन एयर। क्लियर, ओके। अगर मैं आपसे थोड़ा बहुत, ये तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बट फिर भी अगर हम बात करें ऐसा यूनिट की आप बना सकते हो, ये क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला। ओके, ये तो आप जानते हो। और नीचे क्या है, H यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और अभी अभी हम लोगों ने उसकी ऐसा यूनिट बनाई थी, क्या, एम्पियर पर मीटर। तो टेस्ला डिवाइडेड बाय एम्पियर पर मीटर। और ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, तो चलो इसकी ऐसा यूनिट बना लेते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। डन, यहां से आया। अब अगर आप इस म्यू यानी परमिएबिलिटी के साथ, चलो ये तो मीडियम का है, बट अगर आप परमिएबिलिटी के साथ अगर कहीं और से निकालना चाहते हो, आपकी चॉइस है। चलिए, कोई भी बी का फॉर्मूला उठा लीजिए जो आपको पसंद है। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर निकाल देते हैं। तो क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r, यही होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो यहां से परमिएबिलिटी क्या बनेगा, b इंटू 2r बाय i।
चलिए ऐसा यूनिट बनाइए। B stands for magnetic field Tesla, R means radius meter by ampere, Tesla मीटर by ampere। आप बायट सेवर्ट्स को यूज करना चाहते हो, आप बायट सेवर्ट्स को यूज कीजिए, आप एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करना, आप कहीं से भी म्यू नॉट का एक्सप्रेशन निकाल लीजिए, आपकी चॉइस है, आपको हर बार ऐसा यूनिट यही मिलने वाला है। तो ये आपका वेल डिफाइंड है। अगर आप ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे कोई दूसरी टर्म पढ़ रहे हो तो उसका ऐसा यूनिट कहीं और आएगा, हर टर्म वेल डिफाइंड है और वेल प्रोसेस्ड है, कहीं से भी निकालिए। तो व्हाट इज द रेशियो, टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ विद रिस्पेक्ट टू आपने जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड दी थी उसकी इंटेंसिटी का रेशियो क्या कहलाएगा, परमिएबिलिटी। और आप परमिएबिलिटी इन मीडियम टू द एयर, मीडियम और एयर का रेशियो को रिलेटिव परमिएबिलिटी। बट ये तो आप जानते हो ये दोनों की ही क्या है, परमिएबिलिटी है, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, इट वुड बी यूनिटलेस। ओके, एक छोटा सा काम जो मैं आप लोगों के ऊपर आई थिंक लेफ्ट कर सकता हूं, डायमेंशन फॉर्मूला। तो प्लीज ये चीज मैं आप लोगों के लिए लेफ्ट कर रहा हूं, प्लीज सबका डायमेंशन फॉर्मूला बनाने की प्रैक्टिस डालिए। टेस्ला हम लोग बना चुके हैं, कहां से उठाया था टेस्ला, हमने उठाया था फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल BQV sin थीटा, वहां से B का डायमेंशन निकालिए, यानी टेस्ला का जो हम लोगों ने लिखा हुआ है, फिर आप इसे यूज कीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट टर्म, एंड द नेक्स्ट टर्म इज ससेप्टिबिलिटी। Its symbol is Xi, Xi, Z, ओके। तो इसका सिंबल अगर हिंदी में लिखे तो Xi, ओके, Xi, जाए नहीं, वो ज़ वो नीचे बिंदी आता थोड़ा सा उर्दू वाला, तो इट्स प्रोनाउंसिएशन इज Xi। और सिंबल कुछ लगभग x की तरह है, बट x नहीं है, हम लोग x ऐसे बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा बड़ा जाके नीचे तक जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द ससेप्टिबिलिटी। व्हाट इज द ससेप्टिबिलिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ intensity of magnetization, क्या सिंबल था, कैपिटल M, टू द intensity of magnetizing field, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड का क्या सिंबल था, H। तो मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ, उसकी इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू आपने कितनी मैग्नेटिक फील्ड दी उसकी इंटेंसिटी, यार इसी रेशियो को हम लोग क्या बुलाएंगे, Xi, ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो Xi इट इज द रेशियो ऑफ M by H। B by H के रेशियो को परमिएबिलिटी बुलाएंगे और M by H के रेशियो को ससेप्टिबिलिटी बुलाएंगे। तो ये रेशियो फैक्टर्स है, ठीक है। आगे अब बात करें इसकी यूनिट की, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये भी इंटेंसिटी है और ये भी इंटेंसिटी है, बट ये मैग्नेटाइजेशन की है, ये मैग्नेटाइजिंग की है, पर दोनों की ही ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर है। तो फिर से ये भी क्वांटिटी कैसी हो गई, यूनिटलेस। तो ये भी क्वांटिटी हमारी कैसी है, यूनिटलेस। तो एक बार इसको भी और ध्यान में देखेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारी यूनिटलेस है, तो डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, इसका डायमेंशन आप लोग बना सकते हैं। क्लियर टू दैट? चलिए, सो नाउ वी आर टोटली डन विद टुडेज लेक्चर। मींस मैग्नेटिक मटेरियल को डिफाइन करने वाली कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि भाई कितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी जिससे वो बना, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, तो उसने कितनी मुझे बना के दी, Bm, तो जो उसने बना के दी उसका इंटेंसिटी क्या था, तो टोटल कितना हुआ, परमिएबिलिटी मतलब जितना बना विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी का रेशियो, जितनी इंटेंसिटी बनी विद रिस्पेक्ट टू आपने की, तो ये फैक्टर्स हम लोगों ने देख लिए यहाँ पे, ठीक है। अब एक लास्ट में छोटा सा, क्योंकि देखो आप तक आपकी डेफिनेशन चल रही थी, तो वी आर डन विद ऑल द बेसिक टर्म्स, हमारी सारी बेसिक टर्म्स हो चुकी हैं। अब बस एक लास्ट में छोटा सा डेरिवेशन है, और एक तरीके से डेरिवेशन क्या, रिलेशन है, और वो आपका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन, छोटा सा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी म्यू एंड Xi के बीच में रिलेशन, परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में आपको रिलेशन निकाल के देना है। चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए जो जो फॉर्मूले हम लोगों ने लिखे हैं, तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना था प्लीज,
पेजेस को टर्न करके देखेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आई थी, म्यू नॉट H प्लस M। ओके, तो अब एक काम कीजिए, लेट अस टेक H एज अ कॉमन, H को कॉमन निकाल लीजिए यहाँ पे। तो व्हेन यू टेक H एज अ कॉमन, व्हाट लेफ्ट, 1 प्लस M बाय H बचेगा आपके पास। सो व्हाई आई हैव टेकन दी H कॉमन, ताकि M बाय H बन के Xi बन जाए, और हमें रिलेशन यही चाहिए था। तो चलिए H को इधर ले आइए डिनोमिनेटर में, सो B बाय H इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस M बाय H। ये तो अब आपके पास क्लियर हो गया दैट B बाय H इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस M बाय H, जो आपके पास यहाँ पे रिलेशन आ चुका है। तो जो आप लोगों ने यहाँ से रिलेशन देखा, एक बार उस रिलेशन को ध्यान से देख लीजिए। और B बाय H क्या होता है, B बाय H इज म्यू मींस परमिएबिलिटी। तो मैं एक बार लिख देता हूं, सिंस B बाय H इट इज म्यू परमिएबिलिटी इन मीडियम एंड M बाय H ही हमारा ससेप्टिबिलिटी है, तो इसे लिख दिया म्यू, इट इज इक्वल टू 1 प्लस Xi। म्यू नॉट को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आइए, तो म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस Xi। परमिएबिलिटी इन मीडियम टू द परमिएबिलिटी इन वैक्यूम, व्हाट इज दैट, इट वाज रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो हमारे पास फाइनल रिलेशन क्या आया, म्यू r इज इक्वल टू 1 प्लस Xi। तो एक छोटा सा और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपके सामने है, जो आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज दैट रिलेशन, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होता है, यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी, किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिएबिलिटी इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, और ससेप्टिबिलिटी क्या है, M by H का रेशियो। Okay, so these are the terms, these are the basic terms जो किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज या किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को स्टडी करने में, उसके बारे में पढ़ने में हेल्प करता है। ओके, तो ये तो अब हमें CBSE में देखना ही देखना है, क्योंकि इनकी रिजेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है दैट वेदर दे हैव बीन रिजेक्टेड और नॉट। तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल जो चीज रिजेक्ट की है वो है इसके टाइप्स ऑफ मटेरियल। ओके, चलिए उसके ओवरव्यू में जस्ट विद इन द 5 मिनट्स मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। तो यहां तक तो बेटा आपका सिलेबस है, 101% आपके सिलेबस में कंटेंट है, और अगर ये सिलेबस में है तो यहां से बस मैं आपके सामने एक ग्राफ डिस्कस करना चाहूंगा न्यूमेरिकल का, फिर उसके बाद हम लोग इस चीज को आगे जाएंगे। एंड ग्राफ इज वेरिएशन ऑफ, ये भी सिलेबस में है भाई, वेरिएशन ऑफ व्हाट, M वर्सेस H, M वर्सेस H। ओके, M को कई बार सिंपल I भी दे देते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो अभी अभी हम लोगों ने रिलेशन निकाला, Xi इज इक्वल टू M बाय H और M इज इक्वल टू Xi इंटू H। सो Xi इज द ससेप्टिबिलिटी, और ये इट इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट है। ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मटेरियल इट मींस आई एम स्पेसिफिक अबाउट द मैग्नेटिक मटेरियल्स का बात कर रहा हूं। तो अगर ये किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग के साथ कैसे, डायरेक्टली। तो यानी M वर्सेस H का प्लॉटिंग कैसा बनेगा, M वर्सेस H, the plot would be the straight line। ओके, अब अगर इस रिलेशन को आप ध्यान से देखें, इक्वेशन 1, सिंस फॉर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो ऑन द y एक्सिस पे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, I भी लिख सकते हो आप लोग। ओके, तो y एक्सिस पे M है, x एक्सिस पे H है, वेरी गुड। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो आपको स्लोप, ओके, ये स्लोप के लिए सिंबल है यार, ठीक है, इसे मैग्नेटिक मूवमेंट मत समझना थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर आप स्लोप को कंपेयर करें तो स्लोप क्या दिख रहा है, Xi, और प्लस C स्टैंड्स फॉर, आप लोग जानते हैं C मींस इंटरसेप्ट। तो यहां पे इंटरसेप्ट कितना है, 0, इंटरसेप्ट कितना है, 0, यानी ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्लोप,
और यही चीज हम लोगों की सीखने वाली है, जो हम लोग यहां से नोट करेंगे, दैट स्लोप ऑफ m स्लैश आई वर्सेस h, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वर्सेस h का जो स्लोप है इट इज ऑलवेज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी, यानी उसका जो स्लोप है वो आपको ससेप्टिबिलिटी के बारे में बताएगा। तो ऐसा कई बार न्यूमेरिकल या ग्राफिकल क्वेश्चन आता है जो हम लोग हमेशा से करते आए हैं। मैंने आपको दे दिया I वर्सेस H, मटेरियल A और मटेरियल B, दो मटेरियल दे दिए I वर्सेस H। अब मेरा सवाल आपसे बिल्कुल सिंपल है, विच ऑफ द मटेरियल हैज ग्रेटर ससेप्टिबिलिटी, दोनों में से किस मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है? देखो ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगा, Xi ज्यादा होगा तो M ज्यादा होगा, मैग्नेटाइजेशन का इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन का इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो मैग्नेटाइजेशन का इंटेंसिटी का m बाय वॉल्यूम या फिर पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है, इसका मतलब उस मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और अगर पोल का स्ट्रेंथ हाई है इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, सीधी सी बात ये है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं A और B में से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन है, तो सर डेफिनेटली A है। क्यों? क्योंकि A का ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एंड हाउ वुड यू नो दैट ससेप्टिबिलिटी इज मोर? तो ये आपका पॉइंट रहा, दैट स्लोप ऑफ I वर्सेस H always gives the value of susceptibility. Clear that point? So that is whole and the last thing जो मुझे आपसे अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई पैटर्न, जिसको हम लेके चलेंगे सीबीएसई में, जो आपके साथ डील करना था। डन? ओके। नाउ दैट पार्ट जो आपसे हटा है, तो मैं आप उसको पढ़ने के लिए ऑब्वियसली बात है वी नीड वन मोर लेक्चर, बट उसको हम लोग बाद में डील करेंगे। अभी हम लोग अपने सिलेबस और कंटेंट पे ध्यान पे रखते हैं, बट फिर भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ओवरव्यू कि क्या है वो। तो ये तो पता चला कि किसी भी मटेरियल को अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और आप उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो सिंपल सी बात है, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखें तो उसका मैग्नेटाइजेशन होता है, सीधी सी बात। आप तो आप टर्म समझ गए होंगे। तो अब जब हम लोगों ने ये देखा कि कुछ मटेरियल मैग्नेट दिखाते, तो हमने उसे मैग्नेटिक मटेरियल में देखा। अब जितने भी मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते थे, हम लोगों ने उन्हें पढ़ना शुरू किया खुद से। तो उनमें से कुछ मटेरियल ऐसे मिले जो वीक मैग्नेट बने। क्या बने? वीक मैग्नेट बने, यानी उनका जो मैग्नेटाइजेशन हुआ, उनके जो पोल की स्ट्रेंथ बनी वो वीक बनी, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनी, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन कैरेक्टर या डायरेक्शन। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड आप दे रहे थे, जिस डायरेक्शन में आप दे रहे थे, तो एक कुछ मटेरियल ऐसे मिले हमें जो वीक बनते हैं, यानी लो बनते हैं, लो मैग्नेट बनते हैं, बट जो डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट में बनते हैं। ओके, ये क्यों होता है? ये आप लोग जब उनके केमिकल स्ट्रक्चर या ऑब्वियसली बात है उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर को केमिस्ट्री में ज्यादा डील करो तो आपको ज्यादा बेटर वे में आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपका केमिस्ट्री सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, इफ यू वांट टू नो मोर ईगर, अगर आपको नॉलेज का और भी भूख है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग एक बार गो टू द केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जहां पे आपके स्टार्टिंग में पार्ट 1 की बात कर रहा हूं, वहां पे आप लोग जाने के बाद पार्ट 1 जहां पे सॉलिड और अदर बात है, वहां पे सॉलिड में आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। वहां पे आपको कुछ कॉलम्स मिलेंगे, वो जो बॉक्स में होते हैं ना ब्लू टाइप के बॉक्सेस में, वो कॉलम मिलेंगे, और वहां पे मटेरियल की मैग्नेटाइज की डाया, मतलब कोई मटेरियल जो वीक मैग्नेटाइज हुआ बट अपोजिट कैरेक्टर, क्यों हुआ मैग्नेटाइज। तो अगर आपको वो स्पेसिफिक रीजन जानना है, केमिकल रीजन जानना है, उसकी केमिस्ट्री जाननी है, तो एक बार मैं सजेस्ट करूंगा एक बार केमिस्ट्री एनसीईआरटी के साथ प्लीज जरूर जाना, वहां से एक बार आप डील कीजिए, और हम इसको फ्यूचरली जब हम कभी भी मीट करेंगे फ्यूचरली फिजिकली, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो हम अभी तक लिमिटेड है फिजिक्स है, फिजिक्स हमेशा चीज बात करती है उसके फिजिकल कैरेक्टर पे, फिजिकली क्या कर रहा है वो। तो हमारे लिए फिजिकल यही है कि वो वीक है, फिजिकली वो वीक मैग्नेट है और अपोजिट इन कैरेक्टर वाला मैग्नेट है, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आइए सेकेंड वाले पे, मैं इसका नाम बाद में बताऊंगा। कुछ मटेरियल ऐसे मिले जो वीक मैग्नेट थे, डन है, और उस वीक मैग्नेट के साथ साथ वो सेम डायरेक्शन में मिले।
तो कुछ कैटेगरी ऐसी मिली जिन्होंने वीक मैग्नेटाइज तो किया, मतलब मैग्नेट बने, वीक बने, बट उसी डायरेक्शन में बने जिस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, तो दोनों ने मिलके काम किया। और लास्ट ऐसे मिले, एक और कैटेगरी ऐसे मिली जिसमें वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनते हुए दिखाई दिए और सेम डायरेक्शन में। तो हमें 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल मिले, मतलब तीनों ही ऐसे हैं जो मैग्नेट बन रहे हैं, बट जब उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को देखा तो वीक अपोजिट, वीक सेम और स्ट्रॉन्ग सेम, और इस बेसिस पे हमने उनके क्लासिफिकेशन कर दी। पहला हमने उसे नाम दे दिया डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो डायामैग्नेटिक क्या होता है? वो मटेरियल जो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, ओके, और अपोजिट इन डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल है। वैसे मैंने कहा अब अगर मैं इसके सामने रखूं तो दिस इज नॉट इन सीबीएसई, तो जो अभी पढ़ रहे हैं वो नॉट इन सीबीएसई है, बट एक ओवरव्यू बता रहा हूं फॉर एन एग्जांपल। तो ऐसे कुछ हमें मिले यहाँ पे, जैसे फॉर एन एग्जांपल बिस्मथ, कॉपर, सिलिकॉन, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ऐसे ही बहुत सारे और मिले जो हम लोगों को यहाँ पे मिले। आपका वाटर भी इसी में आता है कॉमन, ओके, और आपका नाइट्रोजन गैस भी इसी में ही आता है N2, बट नाइट्रोजन गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो ये वो मटेरियल्स थे जिन्होंने अपना मैग्नेटाइजेशन दिखाया, वीक दिखाया बट अपोजिट दिखाया। बट कुछ ऐसे मिले जो वीक तो थे बट सेम डायरेक्शन में थे, तो हमने उसे पैरामैग्नेटिक का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? वी कॉल देम एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ओके। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल कुछ एग्जांपल हमें मिले लाइक एल्यूमिनियम, मोस्टली सोडियम, मोस्टली ये हमारे अवेलेबल कैरेक्टर ऐसे थे जो हमें यहाँ पे पैरामैग्नेटिक में मिले। तो ये ज्यादातर दिखाते थे एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम एंड वन मोर, मोस्टली जो हम लोग जनरली देखते हैं ऑक्सीजन गैस। तो ये हमारी वो चीजें थी जो हम लोगों को पैरा कैरेक्टर, बट वही वाली बात, गैस है तो एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। फिर हमारा आखिरी कैरेक्टर जिसमें सबसे बेस्ट काम हो रहा था हमारा, वो था क्या? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनना। That means your material is going to be very strong और सेम डायरेक्शन में। और ये मटेरियल थे जो हमारे जनरली हैं आयरन, निकल और मोस्टली कोबाल्ट, जो अर्थ के कोर पे अवेलेबल रहते हैं। अर्थ के कोर पे ये वाले मटेरियल है और आप समझ गए होंगे, इसलिए ये ज्यादातर है। और यही रीजन है जैसे सोलेनॉइड के कोर पे हम लोगों ने सॉफ्ट आयरन को डाला क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक था, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है और सेम डायरेक्शन में इंडक्शन करता है, ओके। सो दैट व्हाई वी क्लासिफाई। बट ये जो क्लासिफिकेशन है एग्जांपल के साथ और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके सीबीएसई कंटेंट से रिमूव हो गई हैं। बट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स along with the assignment, मैं आज ऑब्वियसली बात है आज हम लोग कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस की भी बात करेंगे जो हमारे प्रीवियस से भी रिलेटेड होंगे और मोस्टली जो आज हमने बेसिक टर्म के छोटी छोटी डेफिनेशंस की है उनसे भी रिलेटेड होंगे। बट along with that, in that assignment I will also share the difference in all the column। वैसे तो मैंने मेन डिफरेंस तो आपको बता दिया, बट फॉर योर नॉलेज पर्पस वो स्नैपशॉट भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो प्लीज एक बार अगर नॉलेज पर्पस के लिए आप जानना चाहते हो तो एक बार देख सकते हैं, वरना बेसिकली आपको यही चीज जाननी थी, ओके। बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको लेके ज्यादा वरी नहीं करते हैं, बट फिर भी ध्यान में रखिए इस बात को। एंड दैट with that statement and with that content our magnetism chapter is over। yes, हमारा मैग्नेटिज्म चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो चुका है और ये तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने जितना भी टाइम स्पेंड किया, हम लोगों ने जितने भी लेक्चर्स लगाए, तो ये हमारा 5th लेक्चर है। एंड विद दिस 5th लेक्चर आवर मैग्नेटिज्म इज बीन डन, क्योंकि कुछ चीजें हट गई थी तो वो थोड़ी जल्दी हुई, बट हमने उन्हें टच जरूर किया है, हमने लेफ्ट नहीं किया है। बट अलॉन्ग विद दैट जो हमारी इंपॉर्टेंट थी वो कंटेंट भी हम लोगों ने देखी। सो विद दैट नोट मैग्नेटिज्म इज बीइंग फिनिश्ड। सो प्लीज कंप्लीट दिस लेक्चर, एक बार जल्दी से रिवाइज कीजिए। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर। अब इसका कोई टेस्ट, छोटा सा चैप्टर था तो इंडिविजुअली टेस्ट नहीं, हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर के साथ कंबाइन करके एक साथ लेके जाएंगे इन फ्यूचर। सो प्लीज कंप्लीट इट, हरी अप, आस्क योर डाउट, जो भी आपकी क्वेरीज हो गई हैं, जो आपको आज असाइनमेंट मिलने वाला है, प्लीज उस असाइनमेंट को सून एज पॉसिबली कंप्लीट कीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर।
So please, thank you very much and see you.